नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान राम माधव जी हैं। राम माधव जी के किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि राम माधव जी को पूरा भारतवर्ष जानता है, दुनिया के सारे प्रमुख देशों के जो राजनयिक हैं वो जानते हैं, देश और दुनिया के बड़े बुद्धिजीवी जानते हैं। और राम माधव जी ऐसी शख्सियत हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी महारत हासिल है, उनकी बौद्धिक परिपक्वता की, उनकी जानकारी की। और उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जिन जिन किताबों के जरिए उन्होंने इतिहास की उन सच्चाइयों को जनता के सामने रखा है जिस पर अभी तक हम कह सकते हैं कि पर्दा पड़ा हुआ था। तो इसलिए हम सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और राम माधव जी से मैं पहला सवाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा चर्चा है इस समय देश में कि आप एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि एक मधुर संबंध बन जाए दोनों देशों का, और ये मधुर संबंध दोनों देशों की जनता के हित में है और दोनों देशों के विकास के लिए ज़रूरी है। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो एक पड़ोसी देश के नाते भारत का हमेशा विचार यही रहेगा कि हमारा संबंध सभी पड़ोसियों से मधुर ही रहे। पर इस समय उस प्रकार का कोई प्रयास चल नहीं रहा है। जो कुछ भी खबरें कभी कभी उठती है वो केवल अफवाहें है, क्योंकि भारत का रवैया जो भी हो, हमारा जो पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान है, उनकी जो रवैया है वह कोई मित्रता या संवाद करने लायक आज भी नहीं है। तो यह लगभग देश के अंदर एक प्रकार का कॉन्सेंसस है कि किसी प्रकार का कोई बातचीत या कोई संवाद उस देश के साथ करने का यह वक्त नहीं है, और उससे कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता होगी ऐसा भी नहीं है। रही बात जो खबरें उड़ी थी वो सरासर गलत खबरें थी। एक हर साल होने वाला एक साउथ एशिया का सम्मेलन है जो पिछले 20 साल से हो रहा है। उसमें तमाम साउथ एशिया के देशों के 8 देशों के प्रतिनिधि जाते हैं, विद्वान जाते हैं। वहाँ 2 दिन अनेक विषयों पर चर्चा होती है। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस का जैसा ही होता है, एक सेशन होता है, सेशन में चर्चा होती है। उस प्रकार की एक सेशन इस साल भी हुई थी, इस साल कोलंबो में हुई थी। पर उसी को कोई ट्रैक 2 है, ये है, वो है करके प्रचार किया गया। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी प्रकार ट्रैक 2 का पाकिस्तान के साथ बात करने का प्रयास ना हुआ है, ना यह वक्त उस प्रकार कोई प्रयास करने के लिए अनुकूल है। क्योंकि बात साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया था पाकिस्तान के साथ। उसके पीछे कारण एक ही था, वो कोई जंग नहीं था। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के ऊपर जो आतंक का ये प्रहार होता है उसको लेकर एक कड़ी हमारी तरफ से प्रतिक्रिया देने का वो ऑपरेशन सिंदूर, उसका उद्देश्य वही था। पर उसके बाद भी पिछले 1 साल का अनुभव ये है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से प्रक्रिया जारी है। अभी भी आतंकवादियों को भारत में घुसाने का प्रयास होता है। 12 आतंकवादियों को हमारी सेनाओं ने मारा है। 2 लोगों को पकड़ा गया है। जिनको पकड़ा है वो जो जिस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं वो साफ कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे में कोई बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो खबरें उड़ रही है वो कहते हैं ना, काइट फ्लाइंग ने अफवाहें है। राम जी, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, ठीक है, अगर उस कॉन्फ्रेंस को हम कहें कि वो एक तरह से रूटीन कॉन्फ्रेंस थी और हर साल होती है, और कोइंसिडेंटली इस बार कोलंबो में थी, तो क्या उस कॉन्फ्रेंस में साउथ ईस्ट एशिया को लेके या आतंक के खिलाफ कोई एक आम राय बनाने को लेके कोई चर्चा हुई थी? चर्चा जरूर होती है। खैर, मैं तो केवल एक सत्र में था। उस सत्र में भारत पाकिस्तान रिश्तों पर विषय था, तो हमने साफ यही बात कही थी कि भाई हमारा तो कोई इस समय ना इरादा है, ना कोई जल्दबाजी हमारे में है कि आपके साथ हम वार्ता करें। तो वो बात हमने स्पष्ट रखा था। बट अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर होता है। आतंकवाद पर भी होता है, टेररिज्म पर भी होता है।
जो भारत से और प्रतिनिधि जाते हैं, सभी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जाते हैं, राजदूत या सेनाधिकारी, इस प्रकार के वरिष्ठ लोग जाते हैं। इसमें सेलेक्टिवली ही बुलाया जाता है। सभी भारत का पक्ष काफ़ी सशक्त रखते हैं। इस बार मैं नहीं था, बट मैं पहले भी 2-3 बार इस सत्र में गया था, तो वहाँ भारत का जो पक्ष है वो साफ रखा जाता है। हालांकि वो कोई भारत पाकिस्तान मात्र नहीं होते वहाँ पर, वहाँ चीन होता है, वहाँ अमेरिका के प्रतिनिधि होते हैं, यूके के होते हैं, फिर पड़ोसी होते हैं, श्रीलंका होते हैं, बाकी सब होते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में जितना स्पष्टता से विषय रखना होता है वो रखा जाता है। विशेषकर आतंक जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्रेषित होता है, उस पर तो हमारे प्रतिनिधि हमेशा सख्त अपना रुख रखते रहे हैं। क्या हम ये जान सकते हैं या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार की गुंजाइश आप देख रहे हैं? पूरा जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। भारत में न इस समय कोई उस प्रकार दिलचस्पी है, ना हमारे पास कोई जल्दबाजी है। वी नेदर हैव एनी डिज़ायर नॉर आर वी इन एनी हेस्ट इन ए हरी कि हम जल्दी जाके उनको फिर आलिंगन कर ले, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता हो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार हो चुकी है पहले भी, बट हर बार हमको धोखा ही मिलता। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के पहले 2008 के बाद हम 6 साल तक पूरी बातचीत बंद रखे थे, क्योंकि 2008 की जो मुंबई की घटना हुई थी उसके बाद हमने पाकिस्तान से वार्ता बंद रखी थी। तो याद रखना कि वो निर्णय यूपीए सरकार का था। हाँ, यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे तय किया था। फिर मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने एक प्रयास जरूर किया। आपको याद होगा, अफगानिस्तान गए थे, आते आते अचानक लाहौर में उतरे। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका घर भी गए थे। एक संदेश दिए कि भाई देखो, हम 8-9 साल आपसे बात नहीं किए, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा रवैया बदलो, तो हम शायद एक बार फिर कोशिश करेंगे। पर हमको क्या मिला बदला में? उरी मिला, बालाकोट मिला, पहलगाम। फिर चलता रहा। बहुत 1 साल पहले बहुत बड़ा फिर पहलगाम मिला। तो वहाँ जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आनी है अनुकूल, वो बिल्कुल आता नहीं है। हमारे तरफ से हर बार गुडविल होता है। ये तो आज की बात नहीं है। इसके पहले अटल जी ने भी किया था। वाजपेयी जी बस लेकर गए तो वो टैंक लेकर आए हमारे कारगिल में। कारगिल तो ये चलता रहा है। इसलिए देखिए, अब हमको थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। आज भारत बहुत बड़ा देश हो गया है, दुनिया में एक प्रकार से नंबर 3 के स्थान पर खड़ा होने वाला देश है। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार का सम्मान भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है। ऐसे में हम उस लेवल पे व्यवहार करने वाला देश है। जब तक पाकिस्तान अपना रुख नहीं बदलेगा, अपने यहाँ के आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्रवाई नहीं करेगा, हमको क्यों जल्दबाजी दिखाना है? वो बदले तो फिर देखा जाएगा। चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी जो बहुत चर्चित किताब है इंडिया चाइना रिश्तों पर आपने लिखी है, और ये सच है कि नेबर्स बदले नहीं जा सकते। बिल्कुल, चाइना के साथ भी हमारा संबंध, विशेषकर जहाँ तक सीमा का प्रश्न है, हमारा संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। पर चाइना के साथ एक दूसरी वास्तविकता है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो वास्तविकता है कि हम दोनों देशों के बीच जैसा सीमा को लेकर बहुत तनाव है, वहीं आर्थिक संबंधों में बहुत तगड़ा संबंध है। बहुत तगड़ा संबंध है। हम दोनों देशों के बीच तो $150 बिलियन का ट्रेड होता है। और अगर आप सर्विसेज का क्षेत्र हटा देते हैं तो चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो चाइना के साथ ये दूसरी सच्चाई भी है कि हमारा देश और चाइना आर्थिक संबंधों में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सीमा के विषय पर दृढ़ रहना, भारत की सीमा का हर एक इंच की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहना, साथ ही साथ ये जो आर्थिक संबंध है उसको बैलेंस रख के चलना, ये भारत के लिए एक आवश्यकता है। चाइना के संबंध का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसमें यह सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। जहाँ तक सीमा का प्रश्न है, इस सरकार ने नीति बदली है। कई लोगों को पता नहीं है, इस सरकार के, मोदी जी की सरकार के आने के बाद, विशेषकर 2017 के बाद
हमारी नीति में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। अब चाइना अगर हमारी सीमा का उल्लंघन करता है तो केवल हम दौत्य स्तर पर बात नहीं करते हैं, जमीन पर भी हम सेना लेकर खड़े हो जाते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। अभी अरुणाचल के बारे में कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर फिर चाइना अंदर आ गया है। नहीं, सच नहीं है। अरुणाचल हो या लद्दाख हो, ये इनको जो 3 हमारे फ्रंटियर्स है, वेस्ट, मिडिल और ईस्टर्न फ्रंटियर्स है, ईस्टर्न बॉर्डर्स है, उसमें सीमा का उल्लंघन करना ये होता है, पर उसका अर्थ नहीं कि वो आके ऑक्युपाई कर लेता है। उनकी सेना आती है, चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई फेंसिंग इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत दुष्कर सीमा है, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, मैंने स्वयं देखा है। तो वहाँ हमारी सेना भी गश्ती करती है, कभी कभी हम उधर जाते, वो इधर, ये चलता है। कोई 60 किलोमीटर अंदर आया हो, ये बात मैं तो कहीं पढ़ा नहीं था, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय हम अरुणाचल सीमा पर भी उतनी सतर्कता से खड़े हैं जितनी सतर्कता से आज हम लद्दाख की सीमा पर खड़े हैं। सर, एक और चीज़ आए दिन कही जाती है कि जिस दृढ़ता से हमारी विदेश नीति पाकिस्तान के मामले में दिखाई देती है, जिस दृढ़ता से हमारी विदेश नीति बांग्लादेश के बारे में दिखाई देती है, नेपाल के बारे में दिखाई देती है, उस दृढ़ता से चाइना के बारे में नहीं दिखाई देती। क्या ये हमारी कोई आंतरिक कमजोरी है या हमारी दूरदर्शिता की कमी है? नहीं, वास्तव में ये आकलन भी सही नहीं है। जैसा मैंने कहा, 2017 में एक डोकलाम नाम के स्थान पर जो भारत, तिब्बत और चीन का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर चीन ने एक रोड बनाने का कार्य शुरू किया था। 2017 की बात है ये। उस रोड निर्माण में वो भूटान की सीमा के अंदर घुस रहा था, पर उसके कारण ये ट्राई जंक्शन भी नीचे आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने बड़ा बुलडोजर, बड़ा बड़ा हेवी इक्विपमेंट ला के रोड का काम शुरू किया। पहली बार भारत ने न केवल विरोध किया या न केवल डिप्लोमेटिक लेख या न पत्र भेजा, बल्कि खुद हम भी हमारा बुलडोजर, हमारा हेवी इक्विपमेंट लेके उनके सामने खड़े हो गए। 72 डेज हम खड़े रहे। हाँ, जो दृढ़ता की बात आप कह रहे हैं, इतनी दृढ़ता से हमने कहा कि नहीं, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। 72 डेज के बाद चीन को अपना इक्विपमेंट वापस लेना पड़ा। वो रोड आज तक नहीं बनी है। और वही फिर गलवान में हुआ है। गलवान में जब चीन 8 जगह पर हमारी सीमा के अंदर घुसने का कोशिश किया और हमने हमारे सेना को मूव किया, और 2 साल, आपको तो याद है, 2-3 साल हमारी सेना उनकी सेना के सामने आईबॉल टू आईबॉल खड़ा रहा। उन्होंने टैंक्स लाया तो हम भी टैंक्स लेके गए। उन्होंने युद्ध जहाज लाया, एयरक्राफ्ट लाया, हम भी एयरक्राफ्ट लेके गए। हमने हमारी जमीन की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा रहा है। उसी का परिणाम है 8 के 8 लगभग सभी स्थानों पर आज समझौता हो गया। चीन वहाँ से वापस हटा, अब आज भारत की सीमा में आने का कोशिश नहीं हो रहा है। तो इसलिए जहाँ तक सीमा का प्रश्न है, उस पर हम जरूर चीन के साथ जो दृढ़ता आवश्यक है, वो दृढ़ता को हम दिखा रहे हैं। हम चीन से यही अपेक्षा करते हैं, भारत के सेंटिमेंट्स को समझे, भारत को सम्मान दे और भारत की जो मुद्दे हैं उनको समझकर चीन व्यवहार करे। ये हमने चीन को स्पष्ट कहा है। बट रही बात बाकी संबंधों की, मैंने जैसा कहा, ट्रेड बहुत बड़ा संबंध है, टेक्नोलॉजी का डिपेंडेंस बहुत है, उस पर हमारा एक संबंध जरूर है। तो इसी को लेके थोड़ा सा जनता में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एक तरफ तो हम लोग जनता से अपील करते हैं कि आप चाइनीज गणेश, चाइनीज झालर, चाइनीज प्रोडक्ट का उपयोग ना करिए, स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग करिए, गो फॉर लोकल, गो फॉर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। और दूसरी तरफ चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम भारी मात्रा में इंपोर्ट की इजाज़त देते हैं। जितनी हेवी इंडस्ट्रीज हैं उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनियों को दे देते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या हम कहें कि एक तरह का कन्फ्यूजन है, इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सेक्टर है, यानी हमारा टूथपेस्ट हो, हमारा बल्ब हो, हमारा टॉर्च लाइट हो, हमारे छोटे छोटे रोज़मर्रा के जीवन के उपयोग के वस्तु हो,
इनका भारत में चीन से जो निर्यात होता था, आयात होता था, इस पर काफ़ी बड़े पाबंदी लगाए गए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। पहले रिस्ट्रिक्शंस तो थे, पर वो दूसरे तीसरे रास्ते से आ जाते थे। जिन देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, वो उस देशों के रास्ते से आ जाते थे। अब उस पर भी बहुत नियंत्रण रखा गया है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सेक्टर में जो रोज लोग यूज़ करते हैं, उस सेक्टर पर काफ़ी समय नियंत्रण है। फिर भी थोड़ा बहुत आता है, बट ज़्यादातर नियंत्रण है। कहाँ ये हम डिपेंड हो रहे हैं चाइना पर? डीप टेक इंडस्ट्री के सेक्टर पर, जैसा ईवी बैटरीज पे सेक्टर पे हम डिपेंड हो रहे हैं। चिप्स पर हो रहा है, चिप्स पर होना पड़ रहा है, या केमिकल्स, दवाइयों के जो बेस पर केमिकल्स होते हैं, फुल्ली डिपेंडेंसी उस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में भारत अपनी क्षमता को और बढ़ाना आवश्यक है, वो जैसे बढ़ेगा हमारा डिपेंडेंस कम होगा। अन्यथा हमारा प्रयास है कि भारत धीरे धीरे ये जो असंतुलन है, इस ट्रेड में एक असंतुलन है, हम ज़्यादा आयात करते हैं, हम बहुत कम निर्यात करते हैं। हाँ, वो ट्रेड इम्बैलेंस है। इस इम्बैलेंस को भी खत्म करने का कोशिश भारत कर रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि जो चीनी वस्तुओं का दैनंदिन जीवन में बहिष्कार करना जो एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट है, उस पर आज भी सरकार भी दृढ़ है, हम सब भी दृढ़ है। जहाँ आवश्यक है, जहाँ विकल्प नहीं है, वहाँ कुछ चीज़ें हम आयात करना पड़ता है, वहाँ हमारा डिपेंडेंस बढ़ रहा है। ज़रूर एक सोचने वाला विषय है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इस समय चल रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी रही है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार की, उसको अगर कहा जाए तो राम माधव जी उसके आर्किटेक्ट रहे हैं। और आज की तारीख में अगर नॉर्थ ईस्ट के 11 राज्यों में, लगभग 10 राज्यों में जो एनडीए और बीजेपी की सरकारें हैं, तो उसका क्रेडिट अगर ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाए तो राम माधव जी को देना चाहिए। और यहाँ तक कि कश्मीर में पहली बार अगर बीजेपी की सरकार बनी, साझा सरकार ही सही, तो उसका भी श्रेय राम माधव जी को ही जाता है। तो राम माधव जी, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय मुद्दों को, और शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से ही करते हैं। आपने जो नॉर्थ डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया वहाँ, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके ज़रिए जो कामयाबी आपने दिलाई एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वह भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में नॉर्थ ईस्ट में एक अलग ही परसेप्शन था, वो हिंदूवादी पार्टी है, वो हिंदी पार्टी है, वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, उस परसेप्शन को आपने किस तरह से बदला, किस तरह से वहाँ आपने बीजेपी के प्रति एक एक्सेप्टेबिलिटी का वातावरण तैयार किया? मैं एक पहला छोटा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट में मैं ज़रूर काम किया था, 6-7 साल मेरा वहाँ काम रहा। उस समय बीजेपी की सरकारें लगभग सभी राज्यों में बने। आपने सही कहा है, केवल मिजोरम छोड़ के बाकी सब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी का अपना या साझा सरकार वहाँ बनी थी। पर श्रेय मुझे नहीं, मोदी जी के लीडरशिप को मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय हम सब ने अनुभव किया कि नॉर्थ ईस्ट की जो जनता भी और वहाँ के जितने छोटे मोटे राजनीतिक दल, बड़े दल तो केवल कांग्रेस और भाजपा भी छोटा ही था, वहाँ कांग्रेस का प्रेजेंस था, अन्यथा ज़्यादातर रीजनल पार्टीज वहाँ थे। उनका एक बहुत बड़ी आशा भरी दृष्टि मोदी जी पर थी। एक नया नेतृत्व है और शायद मोदी जी के साथ मिलके चलेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का भला होगा। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर हमको मिला है। यह बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी लगभग ना के बराबर की स्थिति में दो मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, फिर भी एनडीए में था नहीं। इवन असम जैसे राज्य में भी जब हम पहले 2015 में इलेक्शन थी, तो जब हम पहुंचे तो उस समय हमारे पास केवल 5 विधायक थे। ऐसी स्थिति में से उसी इलेक्शन में बीजेपी सरकार में भी आई थी। एक बड़ा विषय ये था कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ कद्दावर नेता, जो कहीं कांग्रेस में भी रहे होंगे और अन्य दलों में भी रहे होंगे, बट जनता के बहुत आदर सम्मान प्राप्त नेता, वो
मोदी जी का नेतृत्व पर विश्वास रख के बीजेपी में आए थे। एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को इस विषय पर मिला था। दूसरा, प्रारंभ से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक विशेष एक सकारात्मक रुख अपनाया था। यहां तक कि एक महीना नहीं बीतता था जब कम से कम 2 केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंचते थे। यानी पहले नॉर्थ ईस्ट को लगता था दिल्ली बहुत दूर है। उस दूरी की भावना को मोदी जी ने समाप्त किया। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर महीने में 2-3 बार दिखता था सामने। उसके कारण भी बहुत अनुकूल माहौल वहाँ निर्माण हुई। और बाकी आपने जो नेडा की बात कही थी, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एक सफल प्रयोग रहा है। जो जितने रीजनल पार्टीज थे उनमें बड़े पैमाने में उन पार्टीज के साथ बीजेपी इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग्स किया, इलेक्टोरल अलायंस किया, उसका भी फायदा भाजपा को मिला। बट कुल मिलाकर देश के अंदर 2014 में जो बड़ा परिवर्तन आया था, उस परिवर्तन को नॉर्थ ईस्ट के भी लोग और नेता, नॉर्थ ईस्ट के लोकल लीडरशिप, उसने गहराई से देखा और समझा कि ये कोई आम परिवर्तन नहीं है, ये खास परिवर्तन है। एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आने वाला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला है। वो समझकर वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे आए थे। तो जैसे मैंने कहा, अच्छे लीडर्स मिले और अच्छा एलायंस हमारा बना, नेडा नाम का एलायंस बना। और इन सब के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व का एक विशेष आकर्षण रहा। उसका परिणाम यह था कि स्टेट आफ्टर स्टेट हम जीतते गए। कहा ही जाता है कि त्रिपुरा में तो पूरी की पूरी जो विक्ट्री रही तो वो आपकी ही स्ट्रेटजी का हिस्सा था। 25 साल का वहाँ लेफ्ट की सरकार थी और उसको आपने सत्ता से बेदखल किया था। चलिए, चुनाव में थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी का तो काम होता ही है, कुछ योजना उसका परिणाम होता है। पर यह बात सच है कि 25 साल का माणिक सरकार जी की सरकार जो थी, एकदम बेदाग चीफ मिनिस्टर। और ये बात मैं कहूँ सार्वजनिक से, मुझे इस समय कोई आपत्ति नहीं होगी, उस समय बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। अरे उतना सरकार तो हटाना है, इतना बेदाग चीफ मिनिस्टर, तो इतना आसान वो चुनाव नहीं था। पर सौभाग्य से हमारा जो प्रयास रहा है, हमारे चुनावी रणनीति रही है, हमने एक अच्छा डिजिटल कैंपेन भी उस राज्य में चलाया था। उदाहरण के लिए एक नारा हमने लिया था, चलो पलटाए। चलो पलटाए का अर्थ ये है कि सिंपल कम लेट अस चेंज। वो ऐसा वायरल हुआ वो नारा, तो सब लोग अपने आप बोलने लगे चलो पलटाए, एक बार चेंज करके देखेंगे। 25 साल तो हमने देखा, एक बार चेंज करके देखेंगे। तो एक बड़ी सफलता त्रिपुरा में मिली। बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं का मेहनत रही है केंद्रीय पार्टी का। और जैसा हमेशा होता है, मोदी जी का लीडरशिप तो बहुत बड़ा एसेट ही रहा है। मोदी जी का आकर्षण बहुत बड़ा इशू हर चुनाव में रहा है। तो उसके चलते वहाँ भी एक अच्छी सफलता 2018 में भाजपा को मिली है। वो सेकंड टाइम भी हमने रिपीट कर पाया 2023 में। अब थोड़ा कश्मीर के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर आज़ादी के पहले से लेकर और आज तक लगातार हेडलाइंस में रहा है और आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर और आज तक। उस कश्मीर जैसे राज्य का दायित्व आपके पास था। टेक्निकली कहें तो बीजेपी ने जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय परोक्ष रूप से पीडीपी के साथ, या कहें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी समर्थन देके और वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री बनवाया था। लेकिन डायरेक्टली बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार बनी, उसका एक बार फिर हम उस शब्द को रिपीट कर रहे हैं, उसके आर्किटेक्ट आप रहे। और तब बीजेपी के अंदर ही एक बहुत बड़ा तबका था जिसको आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि जिस पार्टी को लेके हम लोग इतने दिन से विरोध में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी और मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, उस पार्टी के साथ राम माधव जी गलबहियाँ कर रहे हैं और सरकार बनवा रहे हैं बीजेपी का। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है उससे हम डेविएट कर रहे हैं या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं? आपने इतना बड़ा रिस्क लिया जिसमें कि आपका भी पूरा एक क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी दांव पर थी। उसके पीछे कौन सी स्ट्रेंथ था जो कि आपको इस काम को करने के लिए उस समय इंस्पायर कर रहा था? नहीं, पहली बात तो
मैं इस क्षेत्र में कभी पर्सनल क्रेडिबिलिटी की चिंता कभी नहीं करता, मैं आज भी नहीं करता, उस समय भी नहीं किया था। पर्सनल इंटीग्रिटी रखो, ईमानदारी रखो, प्रामाणिकता रखो। अब इमेज बदलते रहता है, पर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कहूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी हमने एक प्रयोग किया, आई वुड लाइक टू कॉल इट एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया, वह प्रयोग कोई मेरे कारण किया ऐसा नहीं था। उस समय पार्टी के जो या सरकार में जो वरिष्ठ लोग थे, सबकी सहमति से वो प्रयोग हमने किया था। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग था वो। 3 साल तक वो प्रयोग सफल चली। 3 साल के बाद जब हमको लगा कि उस प्रयोग से जो हम अपेक्षा कर रहे थे वो हासिल नहीं हो पा रहा है, तो हमने स्वयं वो अलायंस को छोड़ के बाहर आया। हाँ, मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है। उसी समय मैं बहुत फेस करता था, टीवी चैनलों में फेस करता था, या हमारे कार्यकर्ताओं से भी फेस करता था, में भी हाँ। कई लोग प्रश्न करते थे कि एक ऐसा अलायंस आपने बना दिया है। वहाँ विषय ऐसा था कि एक ऐसी मैंडेट आई थी उस इलेक्शन में, 2014 की इलेक्शन थी वो, मैं इंचार्ज था। तो मैंडेट ऐसी थी कि बीजेपी के पास 25 सीट, पीडीपी के पास 29 सीट, ये दोनों साथ आए तो सरकार, नहीं आए तो दोबारा इलेक्शन। कोई तीसरा विकल्प संभव ही नहीं था। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या फिर से इस मैंडेट को ठुकरा जाए? बीजेपी को 25 सीट मिलना भी छोटी विषय नहीं थी। बीजेपी को सबसे अधिक जब सीट मिले थे तो 7 सीट मिले थे, तो वहां से 25 सीट तक बीजेपी पहुंचा। तब भी आप सरकार नहीं बनाओगे तो अगली बार जम्मू वाला वोट क्यों देगा आपको? एक पॉलिटिकल हमारे पास एक समस्या थी यार, इस समय भी हम अगर पहल नहीं करेंगे तो कैसा? पर करना है तो किसके साथ करना है? पीडीपी अकेले है, नहीं करोगे तो दोबारा चुनाव करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर चुनाव करो। ऐसे में सब सीनियर्स ने सोचकर तय किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एजेंडा ऑफ अलायंस उसका नाम था, एजेंडा ऑफ अलायंस बने। उस एजेंडा में विवादास्पद जो इश्यूज है, जैसा 370 है या पंडित्स का इश्यू, इस पर एक स्पष्ट दोनों की सहमति का रुख बने, उसके बाद ही अलायंस का सरकार बने। उसके लिए 40 दिन लगा, काफी आगे पीछे हुआ, अंत में जाकर एक एजेंडा ऑफ अलायंस के आधार पर हमने सरकार बनाई थी। किसी चीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। क्योंकि आपने विषय उठाया, एक बात कहता हूं, 1967 में संयुक्त विधायक दल सरकारें बनी थी देश में 8 राज्यों में, एसवीडी गवर्नमेंट्स। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघ भी थी, जनसंघ भी था। तो उस समय कैसे किए थे? कम्युनिस्ट और जनसंघ विरोधी थे, लेकिन उस समय भी प्रश्न उठता था। तो गुरुजी गोलवालकर आरएसएस के चीफ थे, उनके सामने किसी कार्यकर्ता ने विषय उठाया, क्या दीनदयाल उपाध्याय जी ने, मैं उनका कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों के साथ, बट जल उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो ऐसा कैसे कर दिया? तो गुरुजी मजाक से कहते थे कि भाई देखो, ये कम्युनिस्टों को सोचना चाहिए ना, तो कम्युनिस्ट को ये डर होना चाहिए कि भाई दीनदयाल के पास कैसे जाएंगे। ये डर हमको इतना सोचना चाहिए, दीनदयाल एक कम्युनिस्ट को भी लाके चड्डी पहनाएगा, ये भी आरएसएस में ले आएगा इनको भी, ये हमारा सोच होना चाहिए। तो हम जब बड़ा पार्टी के नाते एक रीजनल पार्टी से अलायंस करते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ करें कि हम कोई फिसल जाएंगे, हम कोई गलत रास्ते पर नहीं, उनको हमारे रास्ते पर लाएंगे। हमारा यही विचार था, यही प्रयास था, जितना चला उतना चला। राम जी, वहाँ 3 साल आपकी भी सरकार रही, फिर उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुए, उसको हम विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। आज फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले जब वहाँ राष्ट्रपति शासन था, तो राष्ट्रपति शासन लगाते समय वायदा किया गया था कि जब उपयुक्त और वातावरण बनेगा तो जेएनके को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। अब इतने दिन हो गए, अभी भी वहाँ स्टेटहुड नहीं मिला है। आपकी नज़र में क्या अभी वह उपयुक्त वातावरण नहीं है जिसके वजह से वहाँ स्टेटहुड वापस किया जाए जेएनके को? पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जो माहौल बनना चाहिए वो बना ही कि नहीं बना है, इसका आकलन केंद्र सरकार और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें हमारी सेना शामिल है और हमारे तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज है, ये सब मिलकर उस पर एक निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की समस्या कोई डोमेस्टिक नहीं है, उसमें पड़ोस से आने वाला आतंक का प्रश्न है, बाकी तमाम वहाँ रेडिकलाइजेशन वाले इश्यूज है, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर
डिजिटल माध्यमों से रेडिकलाइज करने का प्रयास चलता है पाकिस्तान की तरफ से। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर उस स्टेटहुड को कब देना, जो नया एक यूटी बना है उसको स्टेटहुड का दर्जा कब देना, इस पर सही निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकता है। केंद्र सरकार ने कमिट तो किया कि हम राज्य का दर्जा देंगे, कब देंगे इसका निर्णय तो वही ले पाएंगे। बट आज जो सरकार है लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया सरकार है, और मैं भी 2024 के चुनाव में मैं फिर इंचार्ज था इलेक्शंस का, तो इस बार बीजेपी की स्ट्रेंथ और बड़ी है। अब इस समय बीजेपी का 29 एमएलएस वहाँ का असेंबली में है, तो एक अच्छे सशक्त राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी भी उभरा है। बीजेपी उभरा मतलब राष्ट्रीयवाद का विचार और प्रखर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये परिस्थिति और जैसे सुधरेगा, सरकार ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करेगा। क्या हम लोग माने कि आप बहुत जल्दी फिर सक्रिय राजनीति में वापस आएंगे? भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में कोई आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है? मैं तो सक्रिय राजनीति में हूँ। इस समय मेरे पास बेंगलुरु महानगर पालिका के चुनाव का प्रभार है। राजनीति में सक्रिय भूमिका में मैं जरूर हूँ। मेरा पद या दायित्व क्या होगा उसका निर्णय पार्टी का नेतृत्व उचित समय पर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।